नमस्कार दोस्तों, कुमार सोनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार नहीं, सीटेट दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएसटी यानी पेपर 2, तो उसमें एसएसटी का जो टॉपिक है हिस्ट्री। एसएसटी में देखिए चार प्रश्न, चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। लेकिन सीटेट में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है, तो आप लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटी। इसमें भी कहाँ से पढ़ना है, आप लोग को एनसीईआरटी का 6, 7 और 8 ये तीनों का बुक को डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि सीटेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से छूट सकता है। चलिए, मैं आज पहली क्लास है एसएसटी का, पहली क्लास में मैं हिस्ट्री लेकर आया हूँ। हिस्ट्री में पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप लोग 50 प्लस नंबर लाना चाहते हैं एसएसटी में, 60 में 50 प्लस, तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे डीपली तो क्वेश्चन छूट जाएगा। आप लोग गूगल पे जाके एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी ये बुक एनसीईआरटी का 6 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। चलिए, मैं आपको पढ़ते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इससे जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। अगर आप लोग थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, पहला अध्याय हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, आप हर एक अध्याय में देखेंगे, किसी अध्याय में लड़की का फ़ोटो रहेगा, किसी अध्याय में लड़का का फ़ोटो रहेगा। ऐसा एनसीईआरटी के बुक में क्यों दिया गया है? लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए, लड़का लड़की में कोई अंतर ना हो, इसी को दूर करने के लिए किसी अध्याय में लड़की का फ़ोटो रहेगा, किसी अध्याय में लड़का का फ़ोटो रहेगा, इसीलिए ये फ़ोटो दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। मतलब 100, मान लीजिएगा आपके दादा हैं, दादी हैं, कोई भी हैं, तो आप लोग उनसे पूछेंगे कि मतलब 10 साल पहले क्या हुआ था, तो वो लोग बता देंगे। 20 साल पहले क्या हुआ था, तो वो लोग अगर होंगे उस समय में तो बता देंगे। लेकिन 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले कैसे बता देंगे? तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे पता लगाएंगे? चलिए आगे देखते हैं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। पहला, रेडियो सुन के। दूसरा, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। एक मिनट, देखिए यहाँ रेडियो सुन सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। देखिए, कुछ साल पहले तो स्मृति वाले बता देंगे, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये स्मृति वाले लोग नहीं बता सकते हैं। इसके लिए आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री तभी आप लोग को पता चलेगा कि 200 साल पहले क्या हुआ था, 300 साल पहले क्या हुआ था। इसके लिए हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी होगा। देखिए, अखबार पढ़ के, रेडियो सुन के, इन सभी सारे टेलीविज़न देख सकते हो यहाँ से। चलिए अब नेक्स्ट, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं
कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन से गीत गाते थे, ये भी जान सकते हैं हम। इतिहास पढ़ करके अतीत के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, इसमें क्या दिया गया है, मानचित्र। अच्छा मान दिया गया, पृष्ठ संख्या 2 पे दिया गया है। मैं नर्मदा, इसमें बोला गया नर्मदा नदी का पता लगाओ, मानचित्र में कहाँ दिख रहा है, ठीक है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पे। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, वो लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। चलिए हम लोग अब दूसरे पेज पे जाते हैं, मानचित्र को देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए मानचित्र आगे मिलेगा। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसमें बताया गया है, मानचित्र देख के पता लगाना है उत्तर पश्चिम में कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का मतलब किस साइड में कहाँ है, दिखाएंगे मानचित्र में, हम आप लोग को दिखाएंगे। चलिए, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। एक मिनट देखिए, स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसल को उपजाना प्रारंभ किया। आपसे देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, कितने हजार साल पहले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे। देखिए पहले दे दिया जाएगा 6000 साल पहले, 6000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उपजाना प्रारंभ किया। दूसरे में दे दिया जाएगा 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ प्रारंभ फसलों का उपजाना प्रारंभ किया। इसमें आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, या स्टेटमेंट 1, 2 दोनों सही है, या स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 एक की सही व्याख्या करता है। इसी तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग इस तरह से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े रहिएगा तो आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इन लाइनों को पढ़ें। और अगर आप लोग इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे जाके आप लोग NCERT बुक डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए आगे, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। देखिए उसी समय गाय भेड़ बैल पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। चलिए इसमें ये पता लगाने बोल रहा है, ये भी मैप में हम लोग मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। देखिए सबसे पहले चावल आपसे पूछा जाएगा, ये वह स्थान विंध्य उत्तर में स्थित थे। सबसे पहले चावल जहाँ उपजाया गया वह स्थान कहाँ स्थित थे, तो आप लोग जवाब देंगे विंध्य के उत्तर में स्थित थे। चलिए मानचित्र को देखेंगे। चलिए 1 मिनट देखिए, ये जो यहाँ से देखिएगा, सॉरी यहाँ से देखिएगा, यहाँ जो दिया गया है, यहाँ दिया गया है, ये जो है पहले भारत में ही था ये लेखा। यहाँ से सॉरी इस इलाका को जो देख रहे हैं आप लोग, पूरे इस इलाके को, ये अभी उस टाइम भारत में ही था, लेकिन अभी ये इलाका पाकिस्तान में चला गया है, जिसे हम लोग यही सुलेमान की पहाड़ी देखिए इसी साइड में है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। सुलेमान की पहाड़ी देखिए इधर है। ये सारे इलाके अभी कहाँ चले गए? पाकिस्तान में है। देखिए सिंधु नदी है। अच्छा, जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सबसे पहले चावल कहाँ उपजाएगा, तो आप लोग बताएंगे विंध्य पहाड़ियाँ में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, गाड़ों की पहाड़ी को जैसे पहचान करने के लिए बोला गया था। देखिए गाड़ों की पहाड़ी यहाँ पे है, गाड़ों की पहाड़ी। नेक्स्ट
ये आप लोग मानचित्र को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सही से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग जूम करके डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ऐसे इसमें क्लियर तो आ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मानचित्र पर प्रयास करने का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी, देखिए इधर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है सिंधु नदी है, गाड़ों की पहाड़ियाँ तो यहाँ पे है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ इन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, देखिए यहाँ से दिया गया है, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर खुले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछ लिया जाएगा गंगा ये 4700 वर्ष पूर्व बड़ी नदियों, बड़ी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा गंगा नदियों के किनारे, गंगा नदियों के किनारे से पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बताएंगे 4700 वर्ष पूर्व। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो आप लोग जवाब देंगे 2500 वर्ष पूर्व। अगर गंगा नदियों के किनारे पूछा जाएगा तो आप लोग देंगे 4700 वर्ष पूर्व। अगर समुद्र तट के किनारे पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब देंगे 2500 वर्ष पूर्व। चलिए यहाँ से क्वेश्चन हो गया। आप लोग अब दूसरा देखिएगा, गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, सोन का पता लगाओ, पता लगाने बोल रहा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में है। प्राचीन काल में जिसका नाम मगध था उसका अभी बिहार, यानी मगध का नाम अभी हम लोग बिहार बोलते हैं, बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासन बहुत शक्तिशाली थे, यहाँ के जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, देखिए क्वेश्चन, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः अभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, या कुछ आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, तो लोग काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, इस स्थान को छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं। वही यहाँ बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे काम के लिए। चलिए नेक्स्ट, कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सेना कभी कभी विजय हासिल करने के लिए दूसरे क्षेत्र पर जाते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता सीटेट में, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, देखिए आप लोग को थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ अच्छे से दिख जाए, कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक दूसरे के स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था। यानी लोग कैसे कैसे दूसरे एक स्थान से क्यों जाते थे, कोई विजय प्राप्त करने के लिए, सैनिक विजय प्राप्त करने के लिए, कोई जॉब खोजने के लिए, कोई रोजगार में, कोई रोचक स्थान को खोजने की चाह में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। यही दिखाया गया है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र वन को देखो। वो मानचित्र वन में मैं आपको देखिए पहाड़ियों, पर्वत और
समुद्र के बारे में देखिए यहाँ पे, समुद्र को इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोग इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप से बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। देखिए मैं एक बार मानचित्र आप लोग को फिर से दिखा दे रहा हूँ। देख लिए, पहाड़ियों के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पे एक मिनट, देखिए अब लोग देखिए, यहाँ है गारो पहाड़ियाँ की चर्चा की गई है। यहाँ है सुलेमान की पहाड़ियाँ, यहाँ है किरथर की पहाड़ियाँ। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से है, इस आवागमन में हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। ये आवागमन हुआ, इसमें हमारी परंपराओं को संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया गया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नई तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं। मतलब लोग एक दूसरे से दूसरे जगह गए, एक जगह से दूसरे जगह गए, तो वहाँ का जो तरीका था रहने का, भोजन का, खाने का, वो धीरे धीरे लोग अपनाने लगे। चलिए अब अपने देश के बारे में दिया, देश के नाम के बारे में दिया गया। एक मिनट, हाँ, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है, तो आप लोग जवाब दे देंगे इंडस से। स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ना ही होगा। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और ईरान का पता लगाओ, पता लगाने बोल रहा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस, देखिए यहाँ बहुत अच्छा बात, ईरानियों ने सिंधु और हिदोस अथवा इंदोस को इस नदी के पूर्व में, देखिए यहाँ ईरानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रायः प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। सबसे पहले भारत किसने कहा, तो ईरानियों ने सिंध को, मतलब सिंध नदी को, उन्होंने सिंध नदी के किनारे जो भी लोग रहते थे उनको ईरानियों ने हिदोस अथवा इंदोस कहा। इसीलिए धीरे धीरे हिंदोस कहते इन लोगों का नाम, हम लोग का नाम हिंदुस्तान, हम लोग के देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत और आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इसीलिए धीरे धीरे हम लोग हिंदोस कहते हमारे देश का नाम ये हिंदुस्तान कहलाने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने, ये मैंने तो आपको पहले ही बताया, चलिए फिर से बता दे रहा हूँ। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। इतिहास के बारे में हम लोग एक तो किताब पढ़ के, जो पुरानी किताबें लिखी गई हैं उसे पढ़ के, देखिए इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द, पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़, देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पांडुलिपि भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीक़ा से तैयार भोजपत्र पर मिलती है। तो आप लोग बताएंगे हाँ, यस नो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। ये पांडुलिपियाँ प्रायः
तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। चलिए इधर ही कुछ छूट गया था। तारपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखिए यही है पांडुलिपि, ताड़ के पत्तों है। यह तो एक तो तार के पत्तों पे लिखा जाता था, दूसरा भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे भी लिखा जाता था। यही है पांडुलिपि, आप लोग देख ले सकते हैं। यह है पांडुलिपि। ये पांडुलिपि पे जो लिखा है यहाँ तो पढ़ने में देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। देखिए पांडुलिपि में जो जो लिखा गया था, इतने वर्ष हो गए, कई पांडुलिपि तो कीड़ों ने खा लिया। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के अतीत, औषधियों तथा विज्ञान आदि, देखिए औषधियों तथा विज्ञान आदि के सभी विषयों के चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ जाएगा कि पांडुलिपि किस भाषा में लिखी हुई मिलती है। तो देखिए पांडुलिपि जो है, एक मिनट देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। व्यवहार, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि पांडुलिपि में क्या लिखा हुआ मिलता था। तो एक तो देखिए यहाँ, एक मिनट, पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। पांडुलिपि में इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। कई पांडुलिपि ऐसे हैं जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा में लिखे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। चलिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख यानी पत्थर पे जो है, पत्थर पे लिखा हुआ जो भी है इतिहास, उसे हम अभिलेख कहते हैं। देखिए अभिलेख का चित्र यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यही है अभिलेख। चलिए नेक्स्ट। धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। मतलब जो भी राजा हैं, कई राजा रानी जो अपने कार्य किए हैं, उनके विवरण जो है इस पे उत्कीर्ण मतलब लिखवाए हैं। एक मिनट। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। लड़ाई जो करते थे उसमें विजय हुआ, हार हुआ, इसी के बारे में प्रायः लिखा करते थे। तो आप लोग को पांडुलिपि हो गया, तो तारपत्र पे जो लिखा जाता था, यहाँ पे आप लोग को तारपत्र वाले लिखे जाते हैं पांडुलिपियाँ। यह पांडुलिपि तारपत्रों पे बनी होती थी। और कुछ जो है शिलालेख, पत्थरों पे क्या लिखे जाते हैं, शिलालेख लिखा जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और है। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। देखिए
लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये जो अभिलेख दिख रहा है आपको, ये कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। इस शासक में विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं? लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो अब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली ईरानी तथा आरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यहाँ तक। अब आगे, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। जो पांडुलिपि लिखता था या जो लिखते थे उसे क्या कहते थे? पुरातत्वविद कहलाता। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों बाएँ देखिए यहाँ फिर दे दिया। बाएँ एक प्राचीन, यहाँ पे हम लोग बता दिए, मूर्तियों से लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख अफगानिस्तान का है। हम थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया था पढ़ने में, मैं इस लाइन को पहले पढ़ दिया। पहले यहाँ पढ़ना था, उसके बाद ये इस लाइन को देखिए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बाएँ एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएँ एक पुराना चांदी का सिक्का है। देखिए ये चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। देखिए घड़ा का प्रयोग पूछ लिया जाएगा 4700 वर्ष पूर्व, अगर चांदी के सिक्कों का प्रयोग तो 2500 वर्ष पूर्व। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है देखते हैं। यह अध्ययन करते हैं वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छीन छान तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? प्रश्न पूछा गया है, क्या पुरातात्विकविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो इसमें लिखा गया है, पांडुलिपियों, अभिलेखों अथवा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, इतिहासकार किसे कहा जाता है? इतिहासकार उन्हें कहा जाता है जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए और 2 पेज बचा हुआ है, इसको भी ख़त्म कर दे रहे हैं। कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। इतिहास 6 का हिस्ट्री पढ़ाएंगे, 7 का 8 का हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर 6 का ज्योग्राफी, 7 का ज्योग्राफी, 8 का ज्योग्राफी, 6 का पॉलिटी, 7 का पॉलिटी, 8 का पॉलिटी। इन सभी चैप्टरों से अगर पढ़ के जाएंगे आप लोग तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अतीत एक या अनेक होते हैं। एक या अनेक
क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेदभाव अतीत में भी विद्यमान थे, जैसे अभी हैं भेदभाव अतीत में भी थे, अभी भी भेदभाव है बहुत जगह। इसके अतिरिक्त इस तरह का भेद है। एक उस समय शासक अपनी बीजियों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़े जाने वाले लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिए, राजाओं ने अपनी जो विजय प्राप्त किया, कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, हारे जीते, उनके बारे में अपने ताम्रपत्र पर या शिल्प पत्थरों पे लिखवाए थे। इसीलिए हम लोग उनके बारे में जानते हैं। लेकिन मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक ये लोग आम लोग थे, आम आदमी थे, तो इन्होंने ये सब नहीं लिखवाया, तो इनके बारे में हम लोग उतना ज़्यादा नहीं जान पाए। लेकिन फिर भी पुरातत्व की सहायता से हम लोग बहुत कुछ जाने, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। चलिए नेक्स्ट, तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख माह जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। इससे ईसा मसीह का जन्म जब से हुआ तब से हम लोग 1 ईस्वी के रूप में मनाने लगे। इससे पहले ईसा पूर्व मानते थे। जब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ यानी 1 ईस्वी, हम लोग इसे 1 ईस्वी के रूप में जानते हैं। जाती है। अतः वर्ष 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। वही दिया गया जो कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हम लोग ईसा पूर्व मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग ईसा मसीह के जन्म से हम लोग 1 ईस्वी के रूप में मानते हैं। जैसे अभी 2023 है तो ईसा मसीह का जन्म आज से 2023 साल पहले हुई थी। चलिए नेक्स्ट, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, देखिए ईसा पूर्व को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में BC कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी, AD को हिंदी में ईस्वी लिखी पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ये ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी AD की जगह AC तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC, देखिए CE का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा। यानी BC मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, कॉमन एरा मतलब CE मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब यह कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले, यानी ईसा पूर्व
देखिए कभी कभी बीपी भी यूज कर लेता है। एक कॉमन इरा बिफोर भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में। मैं आप लोग को एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, देख लीजिए इन तिथियों को, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे ही, कॉमन इरा, बिफोर इरा। अब जो है कुछ याद करने का तथ्य दिया गया है इसमें। बस 10-5 मिनट और क्लास चलेगी। देखिए याद करो, निम्नलिखित का सुमेलित करो। अच्छा, इस सुमेलित करने के लिए दिया गया, आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग सुमेलित करिएगा। उपयोगी शब्द, सॉरी, अब इस यहाँ नीचे जो है क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन आंसर यहाँ से हो जाएंगे। देखिए कुछ तथ्य बिंदु भी दिए गए हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व, कहीं कहीं 7000 वर्ष भी पूर्व दिया जाता है। तो इस डेट का उतना कोई ये नहीं, लेकिन आप लोग 8000 याद रखेंगे, कहीं कहीं 7000 भी रहता है। 8000 सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व में। गंगा नदी घाटी के, मतलब नगर गंगा घाटी के किनारे नगर की स्थापना, या बोल सकते हैं 2500 वर्ष ईसा पूर्व। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तिथियाँ ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन आंसर है। आप लोग अगर इसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग NCERT का बुक भी डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, या तो बुक मार्केट में मिलती है वहाँ से पढ़ लें। और मैं वीडियो में जो बताया उसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे तो आप लोग का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। स्टेट 2023 दिसंबर में जो होने वाला है, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, आएगा। आप लोग अगर अभी से तैयारी करेंगे तो अभी चल रहा है सितंबर में, अभी आप लोग के पास 3 महीने का समय है। अगर अभी से आप लोग पढ़ते हैं SST को, और भी सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप लोग का सीटेट में 60 नंबर का SST आता है, जिसमें से 50 प्लस नंबर आ जाएगा SST से, कंफर्म बता रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसी तरह का मैं अगला चैप्टर लाऊंगा, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अगले वीडियो में। आप लोग अगर इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।